स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द बेंगलुरु के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स बेंगलुरु जिसको कि हम आईटी इंडस्ट्री का जो हब है उसकी वजह से भी जानते हैं। आप देखिए कि बेंगलुरु के अंदर में काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कंपनी जो उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स बेंगलुरु का जो आईटी इंडस्ट्री का जो कॉरिडोर एरिया है वहाँ पे एक ब्लास्ट है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि ब्लास्ट एक कैफ़े के अंदर हुआ। कैफ़े के अंदर एक पर्सन है, उसके लगेज के अंदर जो ब्लास्ट है वो देखने के लिए मिला, जिसके अंदर 10 पर्सन्स वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं बेंगलुरु के अंदर में। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता लगा है स्टूडेंट्स की उस ब्लास्ट के अंदर में जो आईडी है, इम्प्रोवाइज जो एक्सप्लोजिव डिवाइस है, उसका यूज किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस आईडी के बारे में, तो इस वेपन का जो यूज है वो आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा देखने के लिए मिलता है कि लार्ज स्केल के ऊपर जो डैमेज है उसको क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो आईडी है उसका यूज किया जाएगा। एक अनकन्वेंशनल वेपन है, जो आपको आईडी है वो एक अनकन्वेंशनल वेपन के रूप से देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो आईडी नाम का जो टर्म है, इसको पॉपुलराइजेशन जो आपको पॉपुलर टर्म के रूप से देखने के लिए मिलेगा 2003 के समय में, जब यूएस के द्वारा इराक के ऊपर अटैक किया गया था। कुछ यूएस के भी अपने बेनिफिट थे उस समय में, और यूएस के द्वारा एक टर्म है उसको पॉपुलर किया गया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन की। इराक के वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है, उसका प्रेजेंस है, इसी वजह से यूएस के द्वारा वहाँ पे अटैक किया गया। और आप देखिए कि यूएस के कुछ बेनिफिट जो ऑयल के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उस समय में आईडी के जो ब्लास्ट है, आईडी के जो अटैक्स है वो लार्ज स्केल के ऊपर देखने के लिए मिले थे यूएस का उस इराक के अटैक के दौरान में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बेंगलुरु के बारे में, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो पता होना चाहिए बेंगलुरु का जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट्स बेंगलोर और मद्रास को, बेंगलोर और चेन्नई को, अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम कंपेयर करें, तो आप देखिए कि बेंगलोर आपको फर्दर साउथ के अंदर देखने के लिए मिलेगा लोकेशन के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगर आप तमिलनाडु का जो मैप है उसको अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट चेक करोगे अपने एटलास के अंदर में, तो आप देखिए कि जो मद्रास है, जो चेन्नई है, वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। और अगर हम कंपेयर करें चेन्नई और बेंगलोर का लोकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो चेन्नई आपको फर्दर जो साउथ है 0.5 आपको जो मोर साउथ के अंदर में देखने के लिए मिलता है जोग्राफिकल लोकेशन के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आप देखिए कि हमने यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंडस्ट्रीज है उनके पर्सपेक्टिव से भी रीड किया है। आपका जो जीएस पेपर 1 है, मेंस का जो जीएस पेपर 1 है, उसके अंदर में यहाँ पे जो इंडस्ट्री लोकेशन है उसका एक टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज है उनके लोकेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ जानकारी होनी चाहिए। और आप देखिए कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंडस्ट्री है प्रेजेंट समय में, आपको जो सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के सेक्टर का जो इंडस्ट्री है वो आपको ये देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज है उनका प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है। जैसे कि आप देखिए दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है उसके अंदर में आपको नोएडा नाम का जो सिटी है, नोएडा के अलावा आप देखिए कि जो गुड़गांव नाम का जो सिटी है, जिसको कि हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, वहाँ पे बेसिकली दिल्ली एनसीआर के अंदर गुरुग्राम एंड नोएडा है जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री का जो बूस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स पुणे नाम का भी सिटी है, इंदौर भी है, जयपुर भी है। और आप देखिए कि बेंगलोर जिसको तो हम यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री का जो हब है उसके रूप से भी जानते हैं। इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके अंदर में आपको सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। और अगर हम सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी कंपेयर करें, तो आपको सॉफ्टवेयर सेक्टर का जो आपको एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हायर देखने के लिए मिलेगा। सर्विसेज सेक्टर के अंदर में जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं उनका आपको एक्सपोर्ट है वो काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर देखने के लिए मिलता है इंडिया के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बेंगलोर के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। आप देखिए कि बेंगलोर के जो फाउंडर हैं उनको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर मेंशन किया जाता है, जिनको कि हम नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम से जानते हैं। उनका एक स्टैच्यू है उसको भी वहाँ पे इनोग्रेट किया गया था 2022 के समय में। बेंगलोर का जो एयरपोर्ट का जो एरिया है, एयरपोर्ट के एरिया के अंदर ही बेसिकली आप देखिए कि उनका जो स्टैच्यू है जिनके द्वारा बेंगलोर का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। काफ़ी सारी जो लेक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं बेंगलोर सिटी के अंदर में। बट अगर हम प्रेजेंट समय में कंपेयर करें स्टूडेंट्स बेंगलोर के रिगार्डिंग में, तो वहाँ पे वाटर का जो क्राइसिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आज ही का जो न्यूज़पेपर है उसका जो ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट है, सैटरडे को जो ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किया जाता है द हिंदू के द्वारा। तो आप देखिए कि वहाँ पे
जो वाटर का जो क्राइसिस है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक सिमिलर काइंड ऑफ वाटर का जो क्राइसिस है वो आपको साउथ अफ्रीका का एक सिटी है, साउथ अफ्रीका का एक सिटी है केप टाउन, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। 2018 के समय में और 19 के समय भी यहाँ पे जो वाटर का जो क्राइसिस है वो एक्सट्रीम हो गया था। उस समय में काफ़ी सारे जो बच्चे कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, बेंगलोर से उनका कोई ना कोई रिलेशन है, उनका जो बेसिकली यहाँ पे डेफ के अंदर में जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है जो यूपीएससी के अंदर आप फिल करते हो, उनका कोई भी रिलेशन है उनसे, पीटी के अंदर में जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे बेंगलोर के वाटर क्राइसिस के रिगार्डिंग में। तो अगर आप किसी एरिया से बिलोंग करते हो जो आपका यहाँ पे डेफ के अंदर मेंशन किया जाएगा, वहाँ से आपने एजुकेशन लिया है या कोई ना कोई कोर्स आपने वहाँ से कैरी आउट किया है, तो उसके बारे में आपको ज़रूर से लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए कि किस तरीके से इस वाटर क्राइसिस है उसको डील किया जाता है। बेंगलोर के द्वारा जो वाटर है वो रिसीव किया जाता है, लेक्स का वाटर रिसीव किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो कावेरी जो रिवर है उसका जो पानी है वो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है बेंगलोर सिटी के रिगार्डिंग में। बेंगलोर सिटी का जो जितना भी वाटर का डिमांड है वो कावेरी रिवर के थ्रू ही फिल किया जाता है। तो आपको यहाँ पे एक तो बेंगलोर के जो फाउंडर हैं उनके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा नाम के जो पर्सन है उनके बारे में आप रीड करना। कौन सा डायनेस्टी से वो बिलोंग करते हैं, कौन सा डायनेस्टी से वो बिलोंग करते हैं, क्या वो विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप देखिए कि बेंगलोर के ही नियर बाई एरियाज़ के अंदर में एक सिटी है जिसको कि मैसूर के नाम से हम जानते हैं। वो मैसूर सिटी भी काफ़ी वजह से न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। कभी जब टीपू सुल्तान का जो नेम है उनकी वजह से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उस समय में वो जो मैसूर सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मैसूर के अंदर भी जो होयसाल डायनेस्टी है, होयसाला जो डायनेस्टी हुआ करती थी 12th एंड 13th सेंचुरी के समय में, होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं वो भी मैसूर सिटी के अंदर ही सिचुएटेड हैं। तो उसी मैसूर सिटी को वहाँ पे न्यूज़ के अंदर में मेंशन था, तो आपको होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बेंगलोर के बारे में है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारा जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी रिगार्डिंग में आपको जो बोर्ड है वो भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम रबर बोर्ड के बारे में काफ़ी बार रीड करते हैं कि केरल के अंदर में जो रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, जिसको कि हम कोटायम नाम का जो सिटी है वहाँ पे केरल के अंदर में जो रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि बेंगलोर के अंदर में आपको 2 इंडस्ट्री हैं उनका बेसिकली यहाँ पे जो बोर्ड है वो देखने के लिए मिलता है। एक तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिल्क बोर्ड है, सिल्क बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको बेंगलोर के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो कॉफ़ी बोर्ड है उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपको बेंगलोर सिटी के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे टी बोर्ड के बारे में रीड करना। क्या टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या कैलकाटा के अंदर सिचुएटेड है टी बोर्ड का हेडक्वार्टर। और आप देखिए कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर अक्टूबर के समय में जो टर्मरिक का जो बोर्ड है, जो हल्दी का जो बोर्ड है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तेलंगाना के अंदर में। आप देखिए कि उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन अब नहीं बताया गया है कि कहाँ पे उसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जीएसटी के पर्सपेक्टिव से है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कलेक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है फरवरी के समय में। उसी का जो डाटा है उसको यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है फरवरी के समय में। आपको जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वैल्यू एडेड टैक्सेस के रूप से आपको ये देखने के लिए मिलता है। डेस्टिनेशन बेस ये टैक्सेशन है उसका भी जो नाम है इसको मेंशन किया जाता है जीएसटी के बारे में। और आप देखिए कि 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1 जुलाई जो 2017 है उस समय में आपको जो जीएसटी है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट जीएसटी के अंदर एक जीएसटी काउंसिल भी हुआ करता है जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो देखने के लिए मिलती है। आर्टिकल 279A के अंडर में आपको जीएसटी काउंसिल है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
तो ये जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी एक टर्म के बारे में, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे संदेश खली नाम का जो एरिया है बंगाल के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर जो संदेश खली का एरिया है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में पीएम सर के द्वारा कहा गया, वहाँ पे वुमेन्स के रिगार्डिंग में कुछ केसेज हैं, वुमेन्स का जो राइट्स है उसको वायलेशन के रिगार्डिंग में कुछ केसेज हैं वो देखने के लिए मिले थे यहाँ पे संदेश खली के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर में स्टूडेंट। तो आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा कहा गया है कि वुमेन्स के अगेंस्ट में इतना वायलेशन वहाँ पे देखने के लिए मिला, उसके रिगार्डिंग में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनका कंप्लीटली साइलेंस है। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट संदेश खली का एक बार लोकेशन आप जरूर से देख लेना कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है। इंडिया और श्रीलंका के रिगार्डिंग में है, इसको हम लेटर फेज के अंदर में डिटेल से रीड करेंगे। इंडिया को एक प्रोजेक्ट मिला है वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से। प्रेजेंटली इंडिया के 3 प्रोजेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रीलंका के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गूगल के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि गूगल के द्वारा काफ़ी सारे ऐसा जो सर्विसेज हैं, काफ़ी सारी ऐसी जो कंपनीज हैं उनका बेसिकली जो प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको डिलिस्ट किया गया है, उनका जो ऐप है उसको डिलिस्ट किया गया है गूगल के द्वारा, गूगल प्ले स्टोर के वहाँ से। तो बेसिकली वो कौन कौन सा कंपनीज है कुछ आपको यहाँ पे स्ट्रीमिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग में भी देखने के लिए मिलती हैं। ALT बालाजी नाम का जो सर्विसेज हैं, ALT है, बालाजी है, ऐसे काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। आप देखिए ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसको कि हम कुकू FM के नाम से जानते हैं, उसको भी यहाँ पे डिलिस्ट किया गया है गूगल के द्वारा, क्योंकि इन काफ़ी सारी कंपनीज हैं उनको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिलीफ है वो नहीं प्रोवाइड किया गया। गूगल के द्वारा यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो लिया जाता है। आप देखिए कि प्लेटफॉर्म चार्ज कोविड के बाद में मैक्सिमम न्यूज़पेपर है, कुछ भी आपको फ्री है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा आफ्टर द कोविड के लेटर फेज के अंदर में। तो गूगल के द्वारा जो अपडेटेड पॉलिसीज हैं उसके अंदर में जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो लिया जाता है काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं उनके रिगार्डिंग में, तो उसी के पर्सपेक्टिव से इनके द्वारा पेमेंट है वो नहीं किया गया और उनको डिलिस्ट कर दिया गया है गूगल के द्वारा। काफ़ी सारे ऐप हैं जिसके अंदर एक भारत मेट्रोमोनियल नाम का जो साइट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यहाँ पे आप देखिए कि जो फर्स्ट पेज के ऊपर ये जो न्यूज़ है वो मेंशन थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक जर्नलिस्ट हैं जो कश्मीर से रिलेटेड हैं, कश्मीर जो नरेटर नाम का एक न्यूज़पेपर है उसके एडिटर वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि उनको 5 ईयर्स के आफ्टर में यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो अंबेडकर नगर का जो एरिया है वहाँ से एक जेल है उससे रिलीज़ किया गया। जेल से रिलीज़ करने के बाद में जो कश्मीर का जो पुलिस है उनके द्वारा फिर से उनको एक अदर केस के अंदर में रीअरेस्ट किया गया है स्टूडेंट्स, तो उनको फिर से एक अदर केस के अंदर में अरेस्ट किया गया था। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा इनका जो डिटेंशन है उसको क्वेश किया गया था कि इनको इलीगल वे में डिटेंड किया गया है काफ़ी समय के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 2 ईयर के रिगार्डिंग में कोई भी ट्रायल है वो नहीं देखने के लिए मिला है, 2 ईयर्स के अंदर में कोई भी ट्रायल है वो यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिला इनके डिटेंशन के पर्सपेक्टिव से। इनको UAPA का जो चार्ज है उसके अंडर में इनको बेसिकली जो यहाँ पे अरेस्ट है वो किया गया था। रणबीर पीनल ऑफ कोड है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे जो रणबीर पीनल ऑफ कोड है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो कंप्लीट कंट्री है उसके अंदर हम IPC के बारे में रीड करते हैं, इंडियन पीनल कोड है उसके बारे में हम रीड करेंगे, बट कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे रणबीर जो पीनल ऑफ कोड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको रणबीर पीनल ऑफ कोड के बारे में पता होना चाहिए कि कश्मीर के एक बेसिकली वहाँ पे जो किंग है वो हुआ करते थे, उनका ही इन्फ्लुएंस की वजह से आपको रणबीर पीनल ऑफ कोड है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है कश्मीर के अंदर में। तो आप देखिए कि उनको फिर से अरेस्ट किया गया है एक डिफरेंट केस के अंदर में। अभी जो ग्राउंड्स हैं वो नहीं बताए गए हैं किस ग्राउंड के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। अर्लियर फेज के अंदर में जो UAPA का जो चार्ज है, UAPA का जो चार्ज है उनके ऊपर लगाया गया था, उसी के रिगार्डिंग में इनको विदाउट ट्रायल के बेसिस पे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसके अंडर में इनको अरेस्ट किया गया। 2 ईयर्स तक कोई ट्रायल कंडक्ट नहीं हुई है और आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इनका जो डिटेंशन है उसको क्वैश किया गया था। इनको अंबेडकर नगर से रिलीज करने के बाद में फिर से अरेस्ट किया गया। अब जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है तो आपको यहाँ पे जर्नलिज्म के रिगार्डिंग में इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके अंदर में जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है स्टूडेंट्स? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इस इंडेक्स को निकाला जाता है।
इस इंडेक्स के अंदर अगर हम रैंकिंग के बारे में बात करें तो 2023 के समय इंडिया का जो रैंक था वो आपको 161 है वो देखने के लिए मिलता है। मीन्स इंडिया के अंदर में जो प्रेस का जो फ्रीडम है वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इनको भी यहाँ पे जो चार्ज है वो किया गया केस के अंदर में। अर्लियर फेज के अंदर में 2022 के समय इंडिया का जो रैंकिंग था वो 150 था स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरीके से 2 ईयर के बेसिस पे जो रैंकिंग है वो भी पता होनी चाहिए। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंडिया का इतना रैंक है और इंडिया का इतना रैंक यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है लास्ट ईयर के साथ में या इंक्रीज हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो दिया है, जो लाइटनिंग लैंप्स हैं उनके बारे में बताया गया है। आप देखिए कि महाशिवरात्रि का एक फेस्टिवल है जिसको कि यहाँ पे जो गॉड शिव हैं, जो भगवान शिव हैं और जो गॉडेस पार्वती हैं, उनका मैरिज के रूप से उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कि हम महाशिवरात्रि फेस्टिवल की रिगार्डिंग में जानते हैं। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे दिया है, जो लाइटनिंग लैंप्स हैं उनके बारे में बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने कुछ दिन पहले रीड किया था। आप देखिए कि कल भी हमने इसके बारे में रीड किया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो 6 एमएलएज हैं उनको बेसिकली वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में। अब आपको यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि राज्यसभा के अंदर में इन जो 6 एमएलएज के द्वारा पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको बेसिकली वोट है वो नहीं दिया गया 6 एमएलएज के द्वारा। उनको पर जो यहाँ पे जो डिस्क्वालीफाई किया गया है वो 10th शेड्यूल के थ्रू किया गया है। और 10th शेड्यूल आप देखिए कि यहाँ पे राज्यसभा का जब वोटिंग होता है किसी भी जगह पे तो वहाँ पे जो 10th शेड्यूल है उसका एप्लीकेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा एक राइट टू वोट का अधिकार है। एमएलएज को वहाँ पे राइट टू वोट है वो किया जाता है। ओपन बैलेट आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि राज्यसभा की वोटिंग के अंदर में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका अप्लाई है वो नहीं किया जाएगा। इन पर्सन्स को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो डिस्क्वालीफाई इनको बेसिकली बजट सेशन के दौरान में एब्सेंस होने की वजह से, पार्टी का जो व्हिप है उसको नहीं फॉलो करने की वजह से इनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया। स्पीकर के द्वारा आप देखिए कि डिसीजन लिया जाता है 10th शेड्यूल के अंडर में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके परस्पेक्टिव से। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अभी वहाँ पे डिटोरेटिंग के अंदर है पॉलिटिकल सिचुएशन। गवर्नमेंट अभी वहाँ पे स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में लार्ज नंबर के ऊपर जो एमएलएज हैं उनके द्वारा अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ में जो साइड है उसको चेंज कर लिया जाए। वहाँ पे कांग्रेस के जो 2 फैक्शंस है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसके बारे में हम यहाँ आने वाले समय में इसके बारे में रीड करेंगे। आप देखिएगा एंटी सीए के जो प्रोटेस्ट हैं वो आसाम के अंदर में यहाँ पे कैरी आउट हो सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। सीए बेसिकली क्या है स्टूडेंट? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 2019 के समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, एग्जैक्ट डेट क्या है, इसमें कट ऑफ डेट क्या है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देखिएगा आपसे यूपीएससी का जो पर्सनैलिटी का जो टेस्ट है उसके अंदर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एग्जैक्ट जो वर्ड है वो पूछ लिया जाएगा। 31 दिसंबर का वो दिन है, 31 दिसंबर 2014 का वो दिन है जिसके पहले जो भी पर्सन्स हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और इसके अलावा आप देखिए कि बांग्लादेश है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। वहाँ से जो माइनॉरिटी के जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे जो माइनॉरिटी की जो कम्युनिटीज़ हैं अदर देन जो मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा जो लोग हैं वो माइग्रेट करके हुए इंडिया में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, और उनको 5 ईयर का जो टेन्योर है वो भी कंप्लीट हुआ है। उसको इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है वो दे दी जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो देखने के लिए मिले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया के अंदर में जो सिटीजनशिप है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर में आपको जो सिटीजनशिप है उसके रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर अगर हम बात करें आर्टिकल 5 to 11 है वो सिटीजनशिप को यहाँ पे डील करते हैं। आर्टिकल 5 to 11, यहाँ पे आपको आर्टिकल 11 के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा सिटीजनशिप को डिटरमाइन करने के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो उसके अंदर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डील किया जाता है सिटीजनशिप को, बट पार्लियामेंट को पावर दिया गया है सिटीजनशिप का जो डीलिंग है उसके रिगार्डिंग में। पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून है, जो लॉ है, उनको फ्रेम किया जा सकता है।
ये तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल हुए सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि सिटीजनशिप को जो गेन करने के अगर हम तरीकों के बारे में बात करें तो आपको एक निमोनिक देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम ब्रांड की वजह से जानते हैं। बाय बर्थ के थ्रू आप इंडिया का सिटीजन बन सकते हो। रजिस्ट्रेशन के थ्रू में आप देखिए कि बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर है, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू में आप इंडिया का जो सिटीजन है वो यहाँ पे बन सकते हो। इसके अलावा सिटीजनशिप का लॉस करने के तरीकों के बारे में अगर हम बात करें, रिनंसिएशन है, आपके द्वारा सिटीजनशिप को रिनंसिएट कर दिया जाए, तो किसी दूसरे कंट्री का जो सिटीजनशिप है वो ले लिया जाए। टर्मिनेशन है और डेप्रीवेशन है। रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन है, आरटीडी नाम का एक कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है सिटीजनशिप के लॉस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राजस्थान के अंदर में 42 के आसपास ऐसी जो ग्राम पंचायत हैं उनको बेसिकली जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स है उनके अंदर में ऐड कर लिया गया था। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो लेबरर जो कम्युनिटीज़ हैं उनको बेसिकली जो ग्राम पंचायत के अंदर में जो एमजी नरेगा का जो कॉन्सेप्ट है, एमजी जो नरेगा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है, तो आप देखिए कि उसके थ्रू में जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट किया जाता है। तो उनको अर्बन लोकल के अंदर में जब ट्रांसफ़र कर दिया गया, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के रूप से उनको चेंज कर दिया गया, तो उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिला करता था। ये तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्कीम है उसको एक्सटेंड किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो नया यहाँ पे जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स क्रिएट की गई हैं 42 के आसपास, उनके अंदर में जो लेबर का जो बेसिकली जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो कानून है, गारंटी एम्प्लॉयमेंट है, उसका एक्सटेंशन को कैरी आउट किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान का जो प्रीवियस गवर्नमेंट हुआ करता था उनके द्वारा भी काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए थे अर्बन एरिया के अंदर भी जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है वो यहाँ पे हो। इसके अलावा आप देखिए कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रिगार्डिंग में भी वहाँ पे जो इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए थे राजस्थान में जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उनके द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करें म्यूनिसिपल बॉडीज़ के बारे में, तो आपको म्यूनिसिपल बॉडीज़ का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि म्यूनिसिपैलिटी का जो बॉडीज है उसके अलावा आपको म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उनका क्या क्राइटेरिया है, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, क्या पॉपुलेशन यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 70% पॉपुलेशन यहाँ पे सर्विस इनफॉर्मल लेबर का जो सेक्टर है उसके अंदर हो तो उनको यहाँ पे म्यूनिसिपल बॉडीज़ के अंदर में कन्वर्ट किया जा सकता है नहीं। ये जो क्राइटेरिया है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब राजस्थान में कहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला, आप देखिए कि भीम नाम का एक तहसील है, भीम नाम का एक तहसील है राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है, उदयपुर के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे राजसमंद नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है। तो उस राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि MKSS नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके द्वारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो इंडिया के अंदर में आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप देखिए कि उनका जो इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में MKSS का आपको इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। MG नरेगा स्कीम के अंदर में जो सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है, जो सोशल ऑडिट है जिसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और आप देखिए कि मेघालय वो फर्स्ट स्टेट बना था जिनके द्वारा सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाया गया था MG नरेगा के अंदर में। वो भी आपको इस मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के इनिशिएटिव्स के थ्रू में देखने के लिए मिलता है। इन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट को बेसिकली प्रेशराइज किया जाता है अपने मूवमेंट्स के थ्रू में, स्ट्राइक के थ्रू में। तो एक प्रेशर ग्रुप के रूप से ये काम करते हैं। गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ इनके द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि इन एरियाज़ के अंदर में लेबर का जो ये डिफरेंट डायमेंशन है उसके अंदर में आप रिफॉर्म्स है उनको कैरी आउट कीजिए। तो आपको होमवर्क है, यहाँ पे आपको होमवर्क ये है कि आपको रीड करना है म्यूनिसिपल बॉडीज़ के बारे में, कि किसी भी एरिया को जो ग्राम पंचायत है उसको म्यूनिसिपल बॉडी के अंदर जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी क्या क्राइटेरिया है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा ही एक कंट्रोवर्सी गुजरात के अंदर भी क्रिएट हुआ था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से। तो आपको क्राइटेरियाज के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए म्यूनिसिपल बॉडी को क्रिएट करने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ये 3 टायर का जो बॉडीज है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो 3 टायर का जो बॉडीज हैं, जो रूरल एरिया के अंदर में आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखने के लिए मिलता है। अर्बन एरिया के अंदर आप देखिए कि अर्बन लोकल बॉडी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अर्लियर समय में ये जो काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते थे कि हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है। अब तो आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी के जो नंबर्स हैं वो भी चेंज हुए हैं।
कि जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से उनका प्रेजेंस नहीं है। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो न्यू दिल्ली, जो हमारा दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर में 3 टायर जो बॉडी, जो 3 टायर जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवाया जाता है, बट वो आपको अर्बन लोकल बॉडीज के थ्रू में देखने के लिए मिलते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का वहाँ पे प्रेजेंस है वो नहीं है न्यू दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर में। आप देखिए कि लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेशन को रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। हमारे यहाँ पे 3000 से अबाव जो लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश के अंदर में हाईएस्ट नंबर्स देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो उत्तराखंड है जहाँ पे लियोपार्ड्स का जो पॉपुलेशन है वो पाया जाता था, वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हुए थे पोचिंग की वजह से, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी। यहाँ पे उड़ीसा के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर भी जो बिग कैट्स हैं, जो बिग यहाँ पे जो रोल है पोचिंग की वजह से बेसिकली लियोपार्ड्स का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है। 22% के आसपास जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला है यहाँ पे उड़ीसा के अंदर में जो लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है उसी के पर्सपेक्टिव से। तो आपको उड़ीसा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे ज़रूर से होनी चाहिए। आप देखिए कि 1/4 जो पॉपुलेशन है, 1/4 जो पॉपुलेशन है वो आपको यहाँ पे उड़ीसा की रिगार्डिंग में जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलता है लास्ट 5 to 6 ईयर के अंदर में। 2018 का जो एस्टिमेशन है उसको अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो 1/4 पॉपुलेशन है उसके डिक्लाइन के बारे में यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो यहाँ पे उड़ीसा के अंदर में जो बेसिकली जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, वहाँ पे यहाँ जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हुआ है। तो आपको उड़ीसा का जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर में एक तो आपको सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वो देखने के लिए मिलता है, जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, जो सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है, 2 टाइगर रिजर्व हैं जिनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर में 33% यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। तो गवर्नमेंट को फॉरेस्ट एरिया के अंदर में अच्छे से जो सर्विलेंस है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे जो टाइगर का जो लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन यहाँ पे ना हो। क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे हीराकुंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है, कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन है वो यहाँ पे डिक्लाइन है वो नहीं हो। इसके अलावा कुछ फॉरेस्ट डिवीजन भी हैं, आपको घुमसूर फॉरेस्ट डिवीजन है, नयांगर जो फॉरेस्ट डिवीजन है, ये काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। प्रोटेक्टेड एरिया है, जो टाइगर रिजर्व के एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिल रहा है? एक तो आप देखिए कि इनका जो प्रे जो हुआ करता है, लियोपार्ड का जो प्रे हुआ करता है, उस प्रे को बेसिकली यहाँ पे हंट कर लिया जाता है, उसकी वजह से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी एक मेन रीजन आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि टू मच माइनिंग का एक्टिविटी है, माइनिंग की एक्टिविटी की वजह से इनका जो प्रे बेस वहाँ पे कम हुआ है, फॉरेस्ट का एरिया डिक्लाइन हुआ है। ऐसे काफ़ी कुछ एरिया है। इनका जो स्किन है, स्किन की वजह से भी इनका पोचिंग किया जाता है। आप देखिए कि इनका जो स्किन है उसको बेसिकली हमारा जो सर्विलेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो एजेंसीज है, उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया है काफ़ी सारे पोचर्स के साथ में, तो उसी को शो किया गया है। तो इनका स्किन की रिगार्डिंग में भी जो पोचिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है लियोपार्ड्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में है। आप देखिए कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है जिसको कि कम्प्लीटली जो फंडिंग और कोऑर्डिनेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उसको कम्प्लीटली जो फंडिंग और जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है उसको कैरी आउट किया गया। इसके अंदर हमारे जो 10,000 के आसपास जो पर्सन्स है उनका जो जीनोम सिक्वेंसिंग है, कंप्लीट जीनोम सिक्वेंसिंग है, उसको कैरी आउट किया जाएगा। आप देखिए कि डीएनए का एक ब्लूप्रिंट है वो ये क्रिएट करेगा, जिससे कि यहाँ पे ह्यूमन बॉडीज का जो कॉन्स्टिट्यूट है, जो डीएनए है, उसको यहाँ पे बेसिकली उसके रिगार्डिंग में जो डाटा है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, उसका जो सिक्वेंसिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा। स्टूडेंट 2006 के समय ये स्टार्ट हुआ था, 2006 के समय ये स्टार्ट हुआ। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर में, तो आप देखिए कि वाइटल एक टेम्पलेट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 10,000 के आसपास जो पर्सन्स है उनका एक वाइटल टेम्पलेट, जो डीएनए का जो डाटाबेस है वो ये आपको देखने के लिए मिलेगा।
और जो डिजीज़ का जो कम्बेटिंग है उसके अंदर में जो हेल्प है वो देखने के लिए मिलती है। इंडिया आप देखिए कि 2019 के समय में जो इंडिया के जेनेटिक्स जो जीन्स का जो जिनके द्वारा साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाता है, उन पर्सन्स के द्वारा यहाँ पे हार्ट का जो फेलियर का एक डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग में भी उनके द्वारा सर्विलेंस को कैरी आउट किया गया था। एक बाइंडिंग प्रोटीन सी है उसके रिगार्डिंग में उनका डिस्कवरी किया गया उस दौरान में। और आप देखिए कि 4% के आसपास जो इंडियंस हैं उनके अंदर में वो जो हार्ट फेलियर का जो डिजीज़ है वो देखने के लिए मिलता था। तो उसी के रिगार्डिंग में इस तरीके का जो सर्विलेंस है वो आपको यहाँ पे और जो जेनेटिक वेरिएशंस है उसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगा। बट क्या इसका यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिलती हैं? तो आप देखिए कि ओनली 10,000 का जो जीनोम सिक्वेंसिंग है उसको कैरी आउट किया गया है। और भी ज़्यादा यहाँ पे जीनोम सिक्वेंसिंग है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है, मोर यहाँ पे एरियाज है उसको डील करने का ज़रूरत है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एंडोगेमी का जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है। एंडोगेमी का प्रैक्टिस के अलावा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जिसको कि 2003 के समय स्टार्ट किया गया था, जिसके ऊपर काफ़ी सारा जो स्पेंडिंग है वो देखने के लिए मिला था वर्ल्ड के अंदर में। और इसके अलावा आप देखिए कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिजीज है जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है ओनली 10,000 के थ्रू में। तो इसका जो नंबर्स है उसको मोर इंक्रीज करने का ज़रूरत है, उसी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो पैलेस्टाइन का जो पॉलिसी है उसके परस्पेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडिया के द्वारा आप देखिए कि हमेशा से एक बैलेंस पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया गया है। इंडिया हमेशा से जो पैलेस्टाइन के जो राइट्स है उसका एंडोर्सर रहा है। चाहे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिकॉग्नाइज करना हो इंडिया के द्वारा, इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है जिसके द्वारा 1974 के समय में जो नॉन पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। चाहे यहाँ पे पैलेस्टाइन को यूनेस्को के अंदर में आप देखिए कि प्रेजेंस है उसको सिक्योर करना हो, इसका जो फ्लैग है जो नॉन स्टेट्स का जो फ्लैग है जो लगाया जाता है यूएन का जो कैंपस है उसके अंदर में, तो आप देखिए कि उस रिजोल्यूशन को भी इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि पैलेस्टाइन का हमेशा से एक सपोर्टर रहा है इंडिया, और अराउंड 3 डिकेड्स का जो टाइम है उसके अंदर में एक बैलेंस अप्रोच है वो इंडिया के द्वारा कैरी आउट किया गया। बट आप देखिए कि 7 अक्टूबर का जो समय है, पिछले कुछ समय से इंडिया का जो पॉलिसी है उसके अंदर में आपको कुछ चेंजेस है वो देखने के लिए मिलता है। चेंजेस किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट, 2017 के समय हमारे जो पीएम सर हैं वो वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। अर्लियर समय में आप देखिए कि जब भी हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर विजिट के लिए जाया करता था तो उनके द्वारा दोनों ही जो एरियाज है उसके अंदर में विजिट किया जाता था। इंडिया के द्वारा डी हाइपनेशन अपना जो पॉलिसी है, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन का जो पॉलिसी है उसको डी हाइपनेशन किया गया। और इंडिया के द्वारा अपना जो 2017 के समय में पीएम सर इजराइल का विजिट के लिए गए थे। आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में 2018 के अंदर में जो पैलेस्टाइन है उसका विजिट के लिए देखने के लिए मिलेगा। अर्लियर समय में बोथ कंट्रीज को एक साथ ही विजिट किया जाता था, इंडियन जो भी पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे विजिट के लिए जाते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया का जो पॉलिसी है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ, हमास के द्वारा अटैक किया गया जिसके अंदर काफ़ी सारे जो सिविलियन पर्सनस हैं उनके ऊपर अटैक देखने के लिए मिला है। तो इंडिया उसके बाद में ट्रूस के रिगार्डिंग में पीस के नेगोशिएशन के पर्सपेक्टिव से एक रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया था यूएन के अंदर में। इंडिया के द्वारा उस यूएन के रिजोल्यूशन के अंदर में एब्सेंट रहा है, इंडिया के द्वारा वोटिंग है उसको नहीं कैरी आउट किया गया। उसके बिहाइंड का रीजन आप देखिए, इंडिया के द्वारा कहा गया बेसिकली कि यहाँ पे जो टेररिस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया था, जो इंसर्जेंट एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया उसको बेसिकली जो कंडेम है वो नहीं किया गया है इस रिजोल्यूशन के अंदर में। इसी वजह से इंडिया का जो एब्सेंस है वो आपको देखने के लिए मिला, कंडेम ना करने की वजह से 7 अक्टूबर के अटैक को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इंडिया और इजराइल और पैलेस्टाइन का जो पॉलिसी है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडिया का जो पॉलिसी है उसके अंदर में आपको इवोल्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। 1947 के समय जब इजराइल को क्रिएट करने के बारे में डिस्कस किया गया था तो इंडिया के जो पीएम हुआ करते थे उस समय में उनके द्वारा उस मूवमेंट को बेसिकली कंडेम किया गया था।
और उसको कंपेयर किया गया था मुस्लिम लीग के जो पर्सन्स हैं उनके साथ में। जैसे मुस्लिम लीग के द्वारा जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसको बेसिकली डिवाइड करवाया गया, रिलीजन के बेसिस पे उनके द्वारा एक कंट्री है वो बनाया गया। तो आप देखिए कि उसको बेसिकली कंडेम किया गया था इंडियन पीएम के द्वारा 1948 के समय में। आपको मई का जो मंथ है उस समय इजराइल का जो क्रिएशन है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इजराइल को क्रिएट करने के बाद में इंडिया के द्वारा 1950 के समय में इसको वहाँ पे रिकॉग्नाइज भी किया गया है। इंडिया ने 1950 के समय में इजराइल को उस समय में रिकॉग्नाइज भी किया गया है। बट समय समय पे इंडिया का जो पैलेस्टीनियन जो कम्युनिटी है उसके रिगार्डिंग में आपको जो एंडोर्समेंट है, उनके रिगार्डिंग में जो सपोर्ट के रिगार्डिंग में वोकलनेस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि जो कोल्ड वॉर का जो सिचुएशन है, कोल्ड वॉर के समय में इंडिया के द्वारा जो पैलेस्टीनियन जो कम्युनिटी है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार जो वोकल रिजोल्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि 1967 से पहले जो बाउंड्री वो एरिया हुआ करता था वो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को दे दिया जाए। इसके अलावा ईस्ट जेरूसलेम का जो एरिया है वो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उससे बिलोंग करता है। ये इंडिया के द्वारा समय समय पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में यहाँ पे एंडोर्स किया जाता था। बट आप देखिए कि 1992 के समय में इंडिया और इजराइल के जो आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया और इजराइल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश कब हुए स्टूडेंट्स? 1992 के अंदर में। तो 1992 के अंदर में जब ये रिलेशंस यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं तो उसके बाद में इंडिया का जो लिटिल बिट जो शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर में वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो पहले इंडिया के द्वारा बाउंड्री के बारे में बात किया जाता था, ईस्ट जेरूसलेम को कैपिटल के रूप से इजराइल के साथ में जो पीस का इस्टेब्लिशमेंट है, अरब पीस इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया जाता था। और अर्लियर देन द 1967 से पहले के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में जो पैलेस्टीनियन एरिया को रिकॉग्नाइज करे उसके बारे में डिस्कशन देखने के लिए मिलता था। बट आप देखिए कि 2018 के समय जब हमारे पीएम सर वहाँ पे इजराइल का जो पैलेस्टीनियन का जो इलाका है, रमल्ला का जो एरिया है वहाँ का विजिट के लिए गए तो उनके द्वारा जेरूसलेम के बारे में कोई भी जो डिस्कशन है वो नहीं किया गया है, बॉर्डर एरिया के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। बट इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस कहा गया है कि पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को सेफ वे में यहाँ पे जो लैंड है वो ग्रांट की जाए, उनको जो उनके जो राइट्स है उनको इंश्योर करने के बारे में डिस्कस किया गया है। बट आप देखें कि इंडिया के द्वारा बॉर्डर एरिया के बारे में नहीं डिस्कस किया गया। बट जेरूसलेम को इजराइल का जो कैपिटल है, जेरूसलेम को जो इजराइल का जो कैपिटल है वो बनाने के रिगार्डिंग में एक प्रपोजल यूएसए का आपको देखने के लिए मिलता है। 2017-18 के समय में इंडिया के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि जेरूसलेम को यहाँ पे इजराइल का जो कैपिटल है उसके रूप से नहीं रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। यूएस के द्वारा अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको भी ओपन करने के बारे में उस समय न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेजेंट समय में इंडिया ग्लोबल साउथ का जो कंट्री है, ग्लोबल साउथ का जो कंट्री है उसके रूप से इमर्ज हुआ है। और आप देखिए कि ग्लोबल साउथ के अंदर में काफ़ी सारे 2 फैक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर में एक यूएसए यूके का फैक्शन है, यूएसए एंड यूके का फैक्शन है जो इजराइल के कंटिन्यूस सपोर्टर्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील नाम का जो फैक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिनके द्वारा यहाँ पे कंटिन्यूस जो इजराइल है उसको कंडेम किया गया है। साउथ अफ्रीका के द्वारा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी अप्रोच किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेग के अंदर में आपको हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है जिसको कि 2002 के समय में इस्टेब्लिश किया गया था उसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे ही सिचुएटेड है, उसी सिटी के अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। बट इंडिया उसका मेंबर है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया ग्लोबल साउथ के कंट्री के रूप से इमर्ज हुआ है। G20 का मीटिंग हो उस समय भी तो इंडिया को एक बेसिकली जो बैलेंस अप्रोच है उसको कैरी आउट करने का समय है। आप देखिए कि मुनीच का जो सिक्योरिटी डिक्लेरेशन था, सिक्योरिटी का जो कॉन्क्लेव था उसके अंदर भी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा कहा गया है जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स के रिगार्डिंग में वहाँ पे जो इजराइल के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेशन को कैरी आउट किया गया है। आप देखिए कि 90% जो पॉपुलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 30,000 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है। 70,000 के आसपास जो लोग हैं वो वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं इजराइल के अटैक के दौरान में। और 90% जो पॉपुलेशन है जो यहाँ पे आपको गाजा स्ट्रिप के अंदर देखने के लिए मिलेगा उनका डिस्प्लेसमेंट
इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इंडिया के द्वारा और भी काफ़ी सारे रिजोल्यूशंस उनको प्रपोज किया गया है पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में, उनको एंडोर्स भी किया है इंडिया के द्वारा यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो इंडिया का जो पैलेस्टीनियन पॉलिसी है उसके अंदर चेंज एंड कंटिन्यूटी है, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कंटिन्यूस इंडिया यहाँ पे प्रमोट करता है, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, पीस होना चाहिए। और आप देखिए कि चेंज आपको जो हमने रीड किया 1947 के समय से जो कंडेम किया गया था इजराइल के क्रिएशन को इंडिया के द्वारा, प्रेजेंट समय में आप देखिए तो चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। इस समय में जो बाउंड्री एरिया है उसके बारे में बात नहीं की जाती है। डेथ पेनल्टीज के बारे में है यहाँ पे बताया गया है कि जो डेथ पेनल्टी के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, कि लोगों को जो डेथ पेनल्टी जो अवॉर्ड किया गया है वो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं अगर हम कंपेयर करें लास्ट कुछ ईयर के साथ में। तो यहाँ पे इंक्रीज के बारे में डिस्कस किया गया। आप देखिए कि प्रोजेक्ट्स जो 39A है उससे ये बिलोंग करते हैं जिनके द्वारा इस आर्टिकल को लिखा गया है। उसके रिगार्डिंग में डेथ पेनल्टी के पर्सपेक्टिव से बताया गया कि लोअर कोर्ट्स के द्वारा जो पेनल्टी है उसको बता दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे जो जजमेंट है उसका भी डिलीवरी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम अपील के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ओनली एकमात्र ऐसे पर्सन है जिनको डेथ पेनल्टी है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। स्टूडेंट्स उसी डेथ पेनल्टी में रिफॉर्म के रिगार्डिंग में उसके पर्सपेक्टिव से जो चेंजेस है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया गया है। आप देखिए कि हमने काफ़ी बार इसको रीड किया है। प्रेसिडेंट को भी आप पार्डन के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है उसको कैरी आउट कर सकते हो। आर्टिकल 72 है जिसके अंदर प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में जो पार्डन प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे कंप्लीटली बताया गया है। अगर आप आर्टिकल 39A के बारे में बात करें, यहाँ पे प्रोजेक्ट 39A से बिलोंग करने वाले हैं जो राइटर्स है जिनके द्वारा इस डेथ पेनल्टी का जो आर्टिकल है उसको लिखा गया है। तो आपको आर्टिकल 39A के बारे में पता होना चाहिए लीगल एड एंड एडवाइस के रिगार्डिंग में। बट आर्टिकल 39A है तो इसको देखिए कि ए यहाँ पे ऐड किया गया है तो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में इसको ऐड किया गया होगा। कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके अंदर आर्टिकल 39A को ऐड किया गया था फ्री लीगल एड एंड एडवाइस के पर्सपेक्टिव से, उसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बेंगलोर के पर्सपेक्टिव से, आप देख बेंगलोर का जो वाटर क्राइसिस है उसके बारे में बताया हमने। फर्स्ट न्यूज़ जो बेंगलोर का ब्लास्ट के बारे में था वहाँ पे भी इसके बारे में रीड किया था। एक लेक सिटी हुआ करता था, काफ़ी सारे लेक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए हमारे अर्बन एरिया का ये जो कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है, लेक्स समय के साथ में उनमें एनक्रोचमेंट हुआ है, उनका एरिया वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है और लेक्स का डैमेज होने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखिए कि वाटर का जो लेवल है वो भी वहाँ पे डिक्रीज होगा। अर्बन फ्लड के समय भी जो लेक्स हैं उनके अंदर एनक्रोचमेंट हुआ है तो जो वाटर को जो सोक किया जाता है उनके द्वारा जो वाटर को रिड्यूस किया जाता है, चेक डैम का जो यूज आपको देखने के लिए मिलेगा लेक्स के थ्रू में, वो भी आपको डिक्लाइनिंग वे में देखने के लिए मिलता है। बेंगलोर के अंदर में आप देखिए कि जो कावेरी नदी है वहाँ से ये जो पानी है वो रिसीव करते हैं, बट कावेरी ऑलरेडी ये कन्फ्लिक्टेड रिवर आपको देखने के लिए मिलती है पानी का जो मैनेजमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बेंगलोर के रिगार्डिंग में है। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे चाइनीज़ फर्म को जो प्रोजेक्ट है वो आउट होने के बाद में इंडियन फर्म को जो प्रोजेक्ट है वो अलोकेट किया गया है। आप देखिए कि जो जाफना का एरिया है वहाँ पे बेसिकली आपको तमिलियन जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलती है। तो उसी जाफना के रिगार्डिंग में श्रीलंका के अंदर एक रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया है इंडियन कंपनी को। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है इंडिया के 3 प्रोजेक्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक मुन्नार का जो एरिया है वहाँ पे एक इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो सिचुएटेड है। एक आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर सिचुएटेड और यहाँ पे भी बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाजा सिविलियंस के रिगार्डिंग में, इंडिया डीपली शोक है कि वहाँ पे गाजा सिविलियंस के ऊपर जो कंटिन्यूस अटैक है वो इंक्रीज हुए हैं। 30,000 के आसपास जो पर्सन है उनका डेथ हो चुका है। 70,000 के आसपास जो पर्सन हैं वो यहाँ पे कैजुअलिटी है, वाउंड है वो देखने के लिए मिला है उनकी रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि 90% जो पॉपुलेशन है गाजा स्ट्रिप का, जो 90% पॉपुलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिला। इजराइल के द्वारा कभी नॉर्दर्न पार्ट के अंदर अटैक किया जाता है, कभी सदर्न पार्ट के अंदर में, कभी मिडिल पार्ट के अंदर में। तो अलग अलग पार्ट्स के अंदर में आपको जो अटैक है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया के द्वारा जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब इस्टेब्लिश किया गया? COP21 का जो मीटिंग हुआ, किसका COP21 है स्टूडेंट्स? ये UNFCCC
UNFCCC का जो COP21 है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, तो इसका मीटिंग कहाँ हुआ था? पेरिस के अंदर में। तो उस पेरिस मीटिंग के अंदर इंडिया और फ्रांस के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश किया गया था। इनिशियल फेज के अंदर जो क्राइटेरिया है वो हुआ करता था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन एरिया के अंदर में कोई कंट्री है वो यहाँ पे पार्शली आता है, उसका कुछ हिस्सा भी आता है या कंप्लीटली सिचुएटेड है, उन सभी को यहाँ पे मेंबर बनाया जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आप देखिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो गुरुग्राम नाम का जो सिटी है, गुड़गांव नाम का जो सिटी है हरियाणा के अंदर में, अर्लियर उसका नेम गुड़गांव हुआ करता था, प्रेजेंट समय में गुरुग्राम की वजह से जानते हैं। जो बेसिकली आपको गुरु द्रोणाचार्य है महाभारत माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग में, वहाँ पे उनका जो गुरुकुल है वो हुआ करता था, इसी वजह से उसको गुरुग्राम का नाम है जो किया गया है। तो आप देखिए वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। तो इंडिया के द्वारा कहा गया है कि इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है उसके रिगार्डिंग में भी जो हेडक्वार्टर है इंडिया के अंदर ही इस्टेब्लिश किया जाएगा। आपको यहाँ पे बिग कैट के बारे में पता होना चाहिए। हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी एक आपको PDF देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जो बिग कैट अलायंस है उनके रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर में 2 बिग कैट्स है, उनका प्रेजेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। वो कौन सा 2 बिग कैट है उसके बारे में आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आपको कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे अपील नहीं करना है वोटर्स को। आने वाले समय में जो जनरल इलेक्शंस हैं हमारे यहाँ पे कंडक्ट होंगे लोकसभा के पर्सपेक्टिव से, तो उस समय में कहा गया कि आपको जो कास्ट लाइन है, रिलीजन का जो लाइन है, उसके ऊपर जो बेसिकली इस यहाँ पे जो अपील है वो नहीं करना है वोटर्स को। कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट है वो नहीं देना है। कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको यहाँ पे नहीं इंक्रीज करना है इलेक्शन के दौरान में। आपको बेसिक कुछ इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए काफ़ी सारे फेमस हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको कि हम TN शेषान के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा काफ़ी सारे लोगों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे पॉलिटिशियन को उनके द्वारा कन्विक्ट किया गया था। तो TN शेषान का नाम आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, PM जनमन नाम का जो स्कीम है, PVTG का जो ट्राइबल ग्रुप है उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि उनका जो एग्जैक्ट डाटा है वो नहीं है अभी गवर्नमेंट के पास में। तो एक्यूरेट डाटा का जो लैकिंग होने की वजह से अभी उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं देखने के लिए मिला है। जो हाउसिंग उनको प्रोवाइड किया जाएगा PVTG जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनकी रिगार्डिंग में। हाँ, ये नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो ग्रेन्स का जो स्कीम है उसके ऊपर, जो ग्रेन्स का जो बेसिकली बैग है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक RTI एक्टिविस्ट के द्वारा कहा गया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग स्टेट से कुछ मनी है वो अलोकेट किया गया है कि ऐसा बैग है जो अलोकेट किया जाए जिसके ऊपर PM का जो फोटो है वो देखने के लिए मिले। तो PM गरीब कल्याण योजना है, PM जो गरीब कल्याण योजना है उसके थ्रू ग्रेन्स का जो सप्लाई है वो किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी भी इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले रीड किया था। PM जनमन तो आप देखिए कि जनवरी फरवरी के समय काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला था, तो इन सभी के बारे में हम काफ़ी बार देख चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जामनगर के बारे में है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक बिजनेस पर्सन है जो आपको रिलायंस कंपनी देखने के लिए मिलती है, उनका वेडिंग है उनके फैमिली के अंदर में। तो जामनगर का जो एयरपोर्ट है उसको कुछ दिनों के लिए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो स्टेटस है वो दिया गया है। आपको जामनगर के अंदर में जो डिफेंस का जो एयरपोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है, डिफेंस का जो एयरपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट वहाँ पे जामनगर के अंदर में शादी होने की वजह से काफ़ी सारे हायर जो पर्सनैलिटी के जो लोग हैं वो वहाँ पे विजिट करेंगे। इसी के रिगार्डिंग में उसको जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो स्टेटस है वो दिया गया है 10 डेज़ के रिगार्डिंग में टेम्परेरी बेसिस पे। जामनगर कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, हम बेसिकली इस तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल मैप है उसके बारे में देखते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो जामनगर है वो देखने के लिए मिलेगा। गुजरात का ये जो सौराष्ट्र एरिया है वहाँ पे जामनगर सिचुएटेड है। क्या यहाँ पे कोई रामसर साइट भी है? क्या है यहाँ पे कोई रामसर साइट भी सिचुएटेड है? खेजड़िया नाम का जो रामसर साइट है क्या वो इसी एरिया के अंदर में है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जामनगर आपको सौराष्ट्र के रीजन के अंदर में देखने के लिए मिलता है। हमारे इंडियन में जो फॉरेस्ट सर्विस है उसके ऑफिसर हैं प्रवीण कासवान सर हैं, उनको आपने ट्विटर के ऊपर काफ़ी बार देखा होगा। जो फॉरेस्ट सर्विस के रिगार्डिंग में जो फोटोज़ हैं उसको पोस्ट करते हैं, अपना जो डेली जो उनका जो वर्क है उसके रिगार्डिंग में भी जो फोटोज़ हैं, वर्क के रिगार्डिंग में बेसिकली खुद को प्रमोट नहीं किया जाता है, जो आपको प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे जो ऑफिसर्स के थ्रू देखने के लिए मिलता है कि कैमरा मैन हमेशा उनको फॉलो कर रहा है, उसके द्वारा जो PR टीम उनके द्वारा हायर की जाती है वो नहीं है।
इनके द्वारा आप देखिए कि काफ़ी सारा जो इन्वायरमेंट के जो स्पीसीज है उनका फ़ोटो दिखाया जाएगा। फॉरेस्ट एरिया के बारे में इनके द्वारा शो किया जाता है, खुद का पब्लिसिटी नहीं, मीन्स फॉरेस्ट का जो पब्लिसिटी इनके द्वारा किया जाता है। तो परवीन कासवान सर हैं और एक और है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बेसिकली एक सर्वे के अंदर, स्टडी के अंदर बताया गया कि जो एलिफेंट्स हैं उनके द्वारा अपना उनका जो डेथ, जो उनका जो काल्व्स है उसको बेसिकली किस तरीके से ब्यूरिड किया जाता है उसी के बारे में, कि उनके जो यहाँ पे जो लेग्स हैं उनको अपर एरिया के अंदर में रखा जाता है एलिफेंट्स के द्वारा, और इनके द्वारा जो ब्यूरिड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि एलिफेंट्स के अंदर में आपका जो एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसको किसके द्वारा लीड किया जाता है, तो मदर के द्वारा जो लीड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आपको एलिफेंट जो ग्रुप है उस मदर के थ्रू आपको लीडिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। यूपीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था एलिफेंट्स के रिगार्डिंग में। 4 स्टेटमेंट्स थे वहाँ पे स्टूडेंट्स, अलग अलग कोई गेस्टेशन पीरियड के परस्पेक्टिव से था, कुछ अलग अलग जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स है वो पूछे गए थे एलिफेंट का जो ग्रुप है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमास के बारे में है, आप देखिए कि हमास के द्वारा कहा गया कि इजराइल के द्वारा जो कंटिन्यूस बॉम्बिंग है उसको कैरी आउट किया गया है, जिसके अंदर कुछ होस्टेज है उनका भी यहाँ पे डेथ हुआ है। म्यांमार के बारे में यूएन का एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि म्यांमार के अंदर में जिस तरीके का जो सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो चीन स्टेट है, काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अंदर में, तो आप देखिए कि नेवर एंडिंग नाइटमेयर के रूप से बताया गया है यूएन का जो एजेंसीज है उनके द्वारा। मालदीव के पर्सपेक्टिव से कल हमने रीड किया था कि हमारी डिफेंस फोर्सेज है उनके विड्रॉल के पर्सपेक्टिव से जो असिस्टेंस के रिगार्डिंग में जो कुछ लोग हैं उनको सेंड किया गया है हेलीकॉप्टर्स के मेंटेन के पर्सपेक्टिव से। मालदीव के अंदर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है जो अप्रैल के अंदर में रीशेड्यूल किया गया है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर आप देखिए कि स्पीकर का जो ओथ प्रोसेस है वो सब देखने के लिए मिला, ये भी एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। अलेक्जी नवेल्नी नाम के जो अपोजिशन के लीडर हुआ करते थे, जो करप्शन के रिगार्डिंग में एलिगेशंस लगाए करते थे, उनका जो यहाँ पे पीरियड है उनको किया गया है, उनको लेड किया गया है, रेस्ट डाउन किया गया है स्टूडेंट्स उनकी डेथ के बाद में, तो उनका जो प्रिजन के अंदर में डेथ हुआ था। इसके अलावा आप देखिए कि गाजा के अंदर कंटिन्यूस अटैक है वो देखने के लिए मिला है, काफ़ी सारे 112 पर्सनस हैं उनका अभी रिसेंटली डेथ हुआ है। तो ये अलग अलग सिचुएशन है वर्ल्ड के अंदर में, काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में आप देखिए कि पीस का जो सिचुएशन है वो नहीं है, एक डिस्टर्बेंस सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो गाजा स्ट्रिप का एरिया हो, अपोजिशन का जो वॉइस है उसको रेज करना, उसको यहाँ पे सप्रेस करना हो। हमास के द्वारा ये कहा गया, हमास के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर 7 अक्टूबर के समय अटैक किया गया था। तो अलग अलग एरियाज हैं जो आपको बेसिकली बताता है, चाहे म्यांमार का सिचुएशन हो, बताता है कि अनस्टेबल सिचुएशन के अंदर है वर्ल्ड प्रेजेंट समय में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।